चुका था। स्वर्ग के राजा यूरेनस के इस्पाती शरीर के विरुद्ध कोई भी नहीं लड़ सकता था। हम अब उसके अगले अवतरण का और इंतजार नहीं कर सकते थे। दुनिया का अंत आ गया है और हम अंततः नष्ट हो जाएंगे, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कभी नहीं मिटेगी। भविष्य में ऐसे लोग होंगे जो हमारी आशाओं को आगे बढ़ाएंगे और हमारी इच्छा शक्ति को फिर से दुनिया तक पहुंचाएंगे। अरे! रॉबिन के प्राचीन पाठ के वर्णन से ईशान चौंक गया और फिर बीच में बोलने के लिए तुरंत माफी मांगी। माफ कीजिए, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी है। इसका क्या मतलब है? ऋतु ने हैरान होकर पूछा। ईशान ने उसे डेक पर रखी गोल मेज पर खींच लिया और अपने शब्दों पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद कहा, अगर मैं सही अनुमान लगा रहा हूं तो उस पोनेग्लिफ में और भी विषयवस्तु होनी चाहिए, है न? हाँ? ऋतु ने सिर हिलाया। कुछ पंक्तियां ऐसी भी हैं जो काव्यात्मक छंदों जैसी लगती हैं, जो स्वर्ग के राजा यूरेनस की शक्ति का वर्णन करती हैं। मैंने पहले जो सामग्री बताई थी वह बस एक सारांश थी। ईशान ने सोचते हुए अपने होंठ चाटे। वर्णन से तो ऐसा लग रहा है कि यह एक महायुद्ध का अंत है। इसमें तीनों प्राचीन अस्त्रों के नाम भी हैं। ऐसा लगता है कि प्लूटोन और पोसाइडन एक ही पक्ष में थे और उनका साझा शत्रु वह पक्ष था जिसके पास यूरेनस था। लेकिन यह स्पष्ट है कि वे स्वर्ग के राजा यूरेनस को हरा नहीं पाए। और वर्णन के अनुसार स्वर्ग के राजा यूरेनस के पंख हैं, जो दर्शाता है कि वह उड़ सकता है। क्या यह किसी प्रकार का प्राणी है? ईशान ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। लेकिन इसका क्या मतलब है कि स्वर्ग के राजा के फौलादी शरीर का कोई विरोध नहीं कर सकता? क्या इसका मतलब यह है कि उसकी त्वचा अभेद्य है? लेकिन अगर इसे प्राचीन हथियार कहा जाता है तो इसका मतलब है कि इसे नियंत्रित किया जा सकता है ना? ऋतु ने हैरानी से पूछा। अगर यह कोई जीव है तो इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ईशान ने सहमति में सिर हिलाया और मेज पर उंगलियां थपथपाईं। या ये स्टील का असली रूप हो सकता है? स्टील से बना एक ऐसा हथियार जो उड़ सकता है? ऋतु कोई जवाब नहीं दे पाई। उनके पास जो जानकारी थी वह वाकई काफी थी, लेकिन फिर भी उन्हें यह साफ तौर पर नहीं पता था कि प्राचीन हथियार यूरेनस क्या था। लेकिन रुको, ईशान ने मन ही मन बुदबुदाया, लगता है यूरेनस जमीन पर उतर सकता है ना? यह अनंत काल तक उड़ नहीं सकता। यह तो समझ में आता है। अगर प्लूटोन यूरेनस का प्रतिरूप है, तो अगर यूरेनस हमेशा हवा में रहे तो प्लूटोन उस पर हमला कैसे करेगा? यद्यपि यह जानकारी अभी भी यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि यूरेनस क्या है, फिर भी ईशान को अचानक पोनेग्लिफ में वर्णित विल ऑफ डी से संबंधित कुछ याद आया। ईशान ने इस दुनिया के बारे में जो कुछ भी सीखा था, उसके आधार पर ओहारा के विद्वानों ने उस सदी में एक महान साम्राज्य के अस्तित्व का पता लगाया था। हालांकि आज इस साम्राज्य का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ईशान को शक था कि जो ऐतिहासिक ग्रंथ उसे मिला है वह शायद उस युद्ध का वर्णन कर रहा होगा जिसने इस महान साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। ईशान ने अनुमान लगाया कि इस राज्य को नष्ट करने वाले शत्रु संभवतः सेलेस्टियल ड्रैगन और विश्व सरकार गठबंधन थे, जिन्होंने यदि स्पष्टीकरण सही होता तो यूरेनस पर कब्जा कर लिया होता। जैसे ही ईशान ने इसके बारे में सोचा, वह समझ गया कि सेलेस्टियल ड्रैगन का राष्ट्रीय खजाना स्वर्गीय राजा यूरेनस होना चाहिए। मैरिजोआ से ईशान को जो पहचान चिप मिली थी वह या तो यूरेनस के गुप्त स्थान में प्रवेश करने की कुंजी थी या उसे सक्रिय या नियंत्रित करने वाली एक महत्वपूर्ण वस्तु। यही कारण है कि सेलेस्टियल ड्रैगन ईशान से वह कुंजी वापस पाने के लिए इतने बेताब थे, भले ही इसके लिए उन्हें $10 अरब का नुकसान उठाना पड़े। ईशान ने पहले भी अधिकतर यही अनुमान लगाया था
लेकिन अब रॉबिन्स द्वारा इस पोनेग्लिफ सामग्री की व्याख्या के माध्यम से उसने अनुमान लगाया कि उसके अनुमान के सही होने की 70 से 80% संभावना थी। हालांकि यूरेनस क्या था और यह प्राचीन हथियार कहाँ छिपा था, यह अज्ञात रहा। डोरोनी के नेतृत्व में चालक दल द्वारा नियंत्रित जहाज के रवाना होने के बाद ईशान और ऋतु ने काफी देर तक बातें की। बातचीत खत्म होने के बाद रॉबिन के चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान लौट आई। पहली बार उसने पोनेग्लिफ्स के प्रेम प्रसंग पर किसी और से इतनी देर तक बात की। इससे पहले उसने जितने भी प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे वे सब उसके हृदय में दबे हुए थे, किसी से साझा करने लायक नहीं थे। लोगों को हमेशा किसी न किसी पर भरोसा करना जरूरी होता है और ऋतु भी कोई अपवाद नहीं थी। उसे भी किसी ऐसे की जरूरत थी जो उसकी बात सुन सके। इस बातचीत के दौरान ऋतु को पता चला कि इयान की पोनेग्लिफ के बारे में समझ उसकी कल्पना से भी ज्यादा थी। सिर्फ ईशान के साथ बातचीत के दौरान ही वह कई वर्जित विषयों पर खुलकर बात कर पाती थी, बिना इस बात की चिंता किए कि कहीं सामने वाले में डर या लालच न पैदा हो जाए। इस तरह उन्होंने प्राचीन ग्रंथों से जुड़ी कई बातें की, जिनमें रॉबिन के बचपन में प्राचीन भाषा सीखने के रोचक किस्से भी शामिल थे। ईशान मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। बातचीत खत्म होने के बाद ऋतु को अभूतपूर्व संतुष्टि का एहसास हुआ। वह खुद को रोक नहीं पाई और आलस से अपने हाथ आपस में जोड़ लिए पीछे झुक गई और अपने शरीर को फैलाकर ईशान के सामने अपने गठीले शरीर को प्रकट कर दिया। इसने इयान का ध्यान आकर्षित किया और वह उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सका। ऋतु ने हंसते हुए अपना एक हाथ मेज पर रखा और अपनी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए ईशान से पूछा, क्या तुम्हें जो दिख रहा है वह पसंद है? इस समय ऋतु बहुत ही आकर्षक लग रही थी और उसके काले बालों के सिरों पर बहती समुद्री हवा उसके लंबे बालों को लहरा रही थी। उसकी परिपक्व और आकर्षक आभा चारों ओर फैल रही थी। ईशान को सचमुच लगा कि ऋतु को जहाज पर लाना सही था। बाकी सब छोड़कर हर दिन इतनी खूबसूरत महिला की प्रशंसा करना वाकई बहुत सुखद था। इसलिए उसने सिर हिलाया और सीधे कहा, बिल्कुल। इयान की बातें सुनकर रॉबिन की आंखें सिकुड़कर मुस्कुरा उठीं। उसे उसकी प्रतिक्रिया से कोई परेशानी नहीं हुई, बल्कि उसे लगा कि ईशान एक ऐसा इंसान है जिस पर सचमुच भरोसा किया जा सकता है। इस समय ऋतु को अंततः महसूस हुआ कि इयान के जहाज पर वह काफी सहज थी। तभी महेश 2 गिलास लेकर आया और ईशान और ऋतु के सामने रखते हुए बोला, ये है वो आइस टी जो मैंने अभी बनाई है। उसकी बात पूरी होने का इंतजार किए बिना ईशान ने जल्दी से गिलास उठाया और एक घूंट लिया। फिर उसने महेश को अंगूठा दिखाते हुए कहा, इसका स्वाद बहुत अच्छा है महेश। ऋतु मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। तारीफ सुनकर महेश संतुष्ट हो गया और केबिन की तरफ मुड़ गया। डोरोनी अभी भी स्टीयरिंग संभाल रहा था, इसलिए उसे उसके लिए भी एक कप लाना पड़ा। महेश के जाते ही रीजू उसके पीछे पीछे आई और ईशान और ऋतु के साथ गोल मेज पर बैठ गई। उसने ईशान को कागजों का एक मोटा पुलिंदा दिया। यह क्या है? ईशान ने फाइल पकड़े हुए पूछा। यह वही है जो मैंने तुम्हें देने का वादा किया था, यह रेड सूट का डेटा है। रीजू ने जवाब दिया। मैंने अभी अभी इसे व्यवस्थित किया है और यह मरीन और विश्व सरकार के साथ समझौता करने में तुम्हारी मदद करने के लिए पर्याप्त है। ओह! इयान की दिलचस्पी बढ़ गई। क्या यही वो कवच है जो तुम और तुम्हारे भाई बहन पहनते हैं? हाँ, रीजू ने पुष्टि की। जर्मन सेना की तकनीक मरीन से अलग दृष्टिकोण रखती है। चूंकि उनके पास बड़ी संख्या में सैनिक हैं, इसलिए वे आमतौर पर समग्र सैन्य उपकरण विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
हालांकि हम जर्मन सेना के 66 विशिष्ट लड़ाकू शक्ति पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत उपकरणों पर अधिक शोध किया है। यही कारण है कि मरीन हमेशा जर्मन सेना की तकनीक को अपने हाथों में लेना चाहते थे। शायद वे इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक पूरक के रूप में देखते हैं। ईशान ने सिर हिलाकर यह दर्शाया कि वह समझ गया है और पूछा, क्या यह कवच मेरे समुद्री डाकू दल को पहनाया जा सकता है? शायद, रीजू ने जवाब दिया। मैंने सुना है कि आपके समुद्री डाकू समूह का वैज्ञानिक वरुआ कभी मेरे पिता का सहयोगी था। अगर वह इस डेटा को समझ सकता है तो इस सूट की नकल बनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बशर्ते इसके लिए कच्चा माल उपलब्ध हो। लेकिन मुझे आपको चेतावनी देनी होगी कि कच्चा माल आसानी से नहीं मिलता। ईशान ने कहा, ठीक है, वह संतुष्ट था। मरीन को सौंपने से पहले मैं इस डेटा की एक कॉपी बना लूंगा। कच्चे माल की बात करें तो समय आने पर हम जितना हो सके उतना ढूंढ लेंगे। हालांकि हंटिंग ड्रैगन पायरेट्स के ज्यादातर सदस्य आम लोग थे और उनके साथ कुछ ही कुलीन लड़ाके थे, रीजस का डेटा सही समय पर आया। हंटिंग ड्रैगन पायरेट्स के लिए और मजबूत होने का समय आ गया था। डेटा समेटने के बाद ईशान ने रीजू से पूछा, अब तुम्हारा क्या प्लान है? तुमने संजय से मिल लिया है और जिस बात पर हम पहले सहमत हुए थे वो पूरी हो गई है। क्या तुम घर जाना चाहते हो? घर जाओ। रीजू की नजर कुछ खो गई थी। हालांकि मैं विंसमोक परिवार में पला बढ़ा हूं, लेकिन सच कहूं तो मुझे अपने पिता और भाइयों के बीच का ठंडा रिश्ता पसंद नहीं है, इसलिए अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं। तो फिर अभी मेरे साथ ही रहो, ईशान बोला। हाँ, अगर तुम मेरे दल में शामिल होने को तैयार हो तो मुझे तुम्हारा साथ पाकर बहुत खुशी होगी। हे। रीजू यह सुनकर हंस पड़ी और इयान के कान के पास झुककर अचानक उसके कान में फूंक मारकर बोली, क्या युवा शिचिबुकाई कप्तान मुझसे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैंने तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने में मदद की थी और इसीलिए तुम मुझे यहीं रखना चाहते हो? क्या ये छेड़खानी है? ईशान को उम्मीद नहीं थी कि ये खूबसूरत औरत इतनी बोल्ड होगी और उसके कान में उसकी सांसें चलने से उसे गुदगुदी सी होने लगी और उसकी नाक से गर्म भाप निकलने लगी। ये देखकर बगल में बैठी ऋतु भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। दोनों परिपक्व महिलाएं एक शिचिबुकाई को छेड़ने के रोमांच का आनंद लेते हुए खिलखिला उठीं। यह एक साहसिक कदम था और रोमांचकारी भी। ठीक है। थोड़ी देर हंसने के बाद रीजू बोला, अब मेरे पास और कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं फिलहाल तुम्हारे समुद्री डाकू समूह में ही रहूंगा। इतना कहकर वह खड़ी हुई और ऋतु के पास पहुंची। ऋतु, चलो धूप सेंकने चलें। ऋतु ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए उठकर उसके पीछे केबिन में चली गई ताकि वह कपड़े बदल सके। धिक्कार है। रीजू ने जानबूझकर ऐसा किया। जैसे ही ईशान को पता चला कि वे दोनों आगे क्या करने वाले हैं, ईशान अपना चेहरा छुपाने से खुद को रोक नहीं पाया। वे दोनों धूप सेंक रहे थे, लेकिन एक गुस्सैल इंसान होने के नाते ईशान इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाता। ठीक है, वह अपना गुस्सा शांत करने के लिए समुद्र में जाकर दसियों किलोमीटर तैर सकता है। अगले कुछ दिनों तक इयान का जहाज संकेतक द्वारा बताए गए मार्ग पर चलता रहा तथा उसी दिशा में आगे बढ़ता रहा। हालांकि ईशान उड़ सकता था, लेकिन इतने सारे लोगों को इतनी लंबी दूरी तक अपने साथ ले जाना असंभव था। इसलिए वे मरीन मुख्यालय की ओर कदम ही बढ़ सके। लगभग 3 दिन बाद जब वे एक निश्चित समुद्री क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कई दिनों तक नौकायन करने के बाद उनका लॉग पोज समुद्र की दिशा में नहीं बल्कि आकाश की दिशा में इशारा करता था। क्या हो रहा है?
डोरोनी ने आश्चर्य से अपनी कलाई पर बने लॉग पोज को हिलाया, यह सोचकर कि पॉइंटर खराब हो गया है। और जब ईशान ने डोरोनिस को सूचक की दिशा के बारे में उलझन में पड़ते सुना तो उसका दिल धड़क उठा। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, आसमान अचानक काला हो गया। ऊपर देखा तो उसे काले बादलों का एक घेरा अपनी ओर घूमता हुआ दिखाई दिया, जो पीछे से अशुभ रूप से उमड़ रहा था। ओह, यह अच्छा नहीं हो सकता, ईशान ने चिंता से अपना चेहरा विकृत करते हुए कहा। यह इतना संयोग कैसे हो सकता है? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? ऋतु और रीजू ने इयान के हाव भाव देखे तो घबरा गए और खुद को पूछने से रोक नहीं पाए। समझाने का वक्त नहीं है, ईशान ने सांस छोड़ते हुए जल्दी से कहा। डोरोनी, रवाना हो जाओ। रीजू, आसमान में उड़ो और देखो कि क्या तुम्हें हमारे आसपास के समुद्र में स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जहाज मिल जाता है। तुम्हारा मतलब संजय और बाकियों से है? रीजू की आंखें चमक उठीं और वह तुरंत अपने जेट बूट पहनकर आसमान में उड़ गई। कुछ ही देर बाद वह चिल्लाती हुई बाहर आई, मैंने उन्हें ढूंढ लिया। उनका जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में है। डोरोनी, पूरी रफ्तार से जल्दी करो और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज के पास पहुंचो, ईशान चिल्लाया। हाँ कैप्टन, डोरोनी ने उत्तर दिया और फिर अचानक स्टीयरिंग व्हील घुमाने लगा। क्या हो रहा है? रीजू डेक पर उतरा और ईशान से पूछा, तुम अचानक इतने घबरा क्यों गए? दुर्भाग्य से, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर हम यहां और रुके तो शायद हमारा काम तमाम हो जाएगा, ईशान ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। जब ईशान ने लॉग पॉइंटर को आकाश की ओर इशारा करते और आकाश को तेजी से काला होते देखा तो उसने जान लिया कि उसका जहाज संभवतः जया द्वीप के आसपास के पानी में पहुंच चुका है। और दुर्भाग्य से उस समय जब ललित और उसके चालक दल ने स्काइपिया तक ऊपर की ओर जाने की योजना बनाई थी। धिक्कार है, वो ये कैसे भूल सकता है? अलाबस्ता से उनका जहाज अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के रास्ते पर है। आसमान में काले बादल क्यूमेलोनिम्बस बादल हैं और क्यूमेलोनिम्बस बादलों के ऊपर एक आकाश द्वीप है। यदि ऊपर की ओर हवा का प्रवाह फूटता है तो इस क्षेत्र में एक विशाल भंवर उत्पन्न होगा जो विशालकाय समुद्री राक्षसों को भी निगल सकता है। यदि यान का जहाज वहां रुका रहा तो उसका एकमात्र परिणाम यह होगा कि वह कुचला जाएगा और समुद्र में समा जाएगा। और एकमात्र सुरक्षित स्थान वह है जहां स्ट्रॉ हैट समुद्री डाकू हैं। अरे, ऐसा क्यों लगता है कि उन्हें जोरो और अन्य लोगों का अनुसरण करने के लिए मजबूर किया गया है? जल्दी जल्दी! यान के आग्रह पर असामान्य मौसम के कारण आई तेज हवा की मदद से जहाज पूरी तरह से तैनात हो गया था और अत्यंत तेज गति से आगे बढ़ रहा था। इस समय आसमान में काले बादल लगातार तेज रफ्तार से उनके जहाज का पीछा कर रहे थे और अपने साथ एक भारी सा माहौल लेकर आ रहे थे। ऋतु और रीजू भी इस सब की अजीबता को महसूस कर सकते थे। दोनों जानते थे कि ग्रैंड लाइन पर मौसम के अजीबोगरीब पैटर्न हैं जो या तो आम नाविकों की समझ से परे हैं या उन्हें उनके विनाश की ओर ले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वे भी ऐसी ही एक घटना का अनुभव करने वाले हैं। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ता गया, ईशान और उसके दल ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज को नजदीक से देखा। वहां न केवल गोइंग मेरी थी, बल्कि वहां कुछ दूरी पर दो अन्य अजीबोगरीब जहाज भी थे, जिनमें से प्रत्येक के आगे एक गोरिल्ला और एक बंदर खड़े थे, जो उन दो बचाव जहाजों के नेता थे जो ललित और उसके दल को नॉक अपस्ट्रीम की खोज में मदद कर रहे थे। गोइंग मेरी अब कुछ अलग लग रही थी। पतवार के दोनों ओर पंख जैसे दो उपान फैले हुए थे। जैसे ही ईशान ने यह देखा, उसने जल्दी से अपनी ब्लैक ड्रैगन वेव को उसे निगलने के लिए बुलाया और फिर अपने काले ज्वाला पंख खोलकर
जर्मा टेक्नोलॉजी डेटा बॉक्स ऋतु को पकड़ा दिया और फिर एक हाथ से रॉबिन की कमर को पकड़ा और दूसरे हाथ से मैथ्यू को थामते हुए रीजू से कहा, जल्दी करो, जहाज छोड़ दो। हमें स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज पर चढ़ना होगा। रीजू ने सिर हिलाया और तुरंत अपने जेट बूट्स को सक्रिय कर दिया। डोरोनी को, जो अभी भी स्टीयरिंग संभाल रहा था, पीछे से उठा लिया और उसे ईशान के साथ घसीटते हुए ले गई, जबकि वह आगे की ओर उड़ रहा था। उन्हें जहाज छोड़ना पड़ा क्योंकि ईशान जानता था कि उनके जहाज को किसी भी तरह से मजबूत या संशोधित नहीं किया गया है। जैसे ही नॉक अपस्ट्रीम समुद्र की सतह के नीचे से फूटेगी, यह नाजुक जहाज तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। स्ट्रॉ हैट पायरेट्स जहाज पर चढ़कर ही वे आने वाली आपदा से बच सकते थे। बेशक ईशान के पास रीजू को यह समझाने का समय नहीं था, लेकिन सौभाग्य से उसने कोई सवाल नहीं पूछा और जब वह दो अन्य लोगों के साथ उड़ रहा था तो वह उसके पीछे पीछे चलती रही। इस समय ललित और जोरो आकाश में हो रही इस अजीबोगरीब खगोलीय घटना को देखकर अचंभित थे। नैना, चॉपर और उसोप को पहले से ही आसन्न खतरे का आभास हो गया था। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। लेकिन जोरो ने अपनी पैनी नजर से ईशान और बाकियों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। वह दंग रह गया और पूछा, यह क्या है? जब ईशान और अन्य लोग करीब आए और जोरो ने अंततः ईशान को अच्छी तरह से देखा तो वह इतना हैरान हो गया कि उसका जबड़ा लगभग खुला रह गया। अपनी पीठ से विशाल काले ज्वलंत पंख फैलाए, ईशान ऋतु और महेश को अपनी बाहों में लेकर मेरीगो के डेक पर उतरा और अंततः राहत की सांस लेने में सक्षम हुआ। शुक्र है कि हम सफल हो गए। रीजू भी डेक पर उतरी। उसका चेहरा थकावट से भरा हुआ था क्योंकि उसने भारी डोरोनी को नीचे रखा था। फिर उसने अपनी सांस पकड़ने की कोशिश की। जोरो कांपते हुए ईशान की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? यह सुनकर ईशान गुस्से से लाल हो गया और खुद को रोक न सका और उसके सिर पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे यह पूछने की कि हम यहाँ क्यों हैं? तुमने तो हमें लगभग मरवा ही दिया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। ईशान अपने कर्मों से सचमुच अवाक था। ललित और बाकी लोग स्काई आइलैंड पहले या बाद में भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा होना ही था जब तक ईशान और बाकी लोग इस क्षेत्र में नहीं पहुंच गए। अब ईशान और बाकी लोग इस झंझट में घसीटे जा चुके थे। इयान के जोरदार मुक्के से जोरो दर्द से अपना सिर पकड़ रहा था, जबकि ललित खिलखिलाकर ईशान से बोला, ईशान, तुम बिल्कुल सही समय पर आ गए। हम स्काईपिया जा रहे हैं। यकीन मानिए, आसमान में एक द्वीप। ललित ऐसे बोला जैसे कोई बच्चा अपना नया खिलौना दिखा रहा हो। उसके दांत और आंखें उत्साह से चमक रही थीं। सिर्फ चॉपर और नैना को इयान का रूप देखकर राहत मिली, मानो उन्हें कोई रक्षक मिल गया है। वे दौड़कर उसके पास गए और उसे गले लगा लिया। चॉपर ने उसकी जांघ पकड़ ली और नैना ने उसकी कमर पकड़ ली और आंसू भरी आंखों से ईशान की ओर देखते हुए विनती की, ईशान समा, तुम समय पर आ गए हमें बचाने के लिए। प्लीज ललित को रोको। ईशान ने सिर घुमाकर समुद्र की ओर देखा और जोर से हंसा, अब बहुत देर हो चुकी है। हम उसे रोक नहीं सकते। सबने इयान की निगाहों का पीछा किया और देखा कि आगे समुद्र में एक विशाल भंवर बन रहा है। यह इतना विशाल था कि पूरे क्षितिज को ढक रहा था। दुर्भाग्य से भंवर का केंद्र वहीं था जहां इयान का जहाज था। जैसे ही भंवर बना, ईशान और उसकी टीम जिस पिछले जहाज पर थी, वह बिना किसी छींटे के तुरंत ही उसमें समा गया। समूह अपने सामने के दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। ऋतु और रीजू के पसीने छूट गए। उन्हें एहसास हुआ कि अगर वे एक पल भी देर कर देते तो वे भी दूसरे जहाज के साथ समुद्र में दब जाते। अब भंवरों का प्रभाव मेरीगो तक पहुंच गया था,
लेकिन क्योंकि वे किनारे पर थे, जहाज केवल पानी के तेज प्रवाह के साथ बह रहा था, उन्माद में चक्कर लगा रहा था। इस चक्कर लगाने की प्रक्रिया के दौरान भंवर में एक विशालकाय पिंड प्रकट हुआ, जो उसी बल में फंसा हुआ था जिसने उन्हें नियंत्रित किया था। हालांकि इस समुद्री राजा ने कोई प्रतिरोध नहीं किया और जैसे ही उसे केंद्र में ले जाया गया, वह पीड़ा से चीख उठा। फिर एक गुर्राहट की आवाज के साथ वह जलमग्न हो गया। ईशान ने दांतों की कड़कड़ाहट सुनी और नीचे देखा तो नैना और चौपर दोनों डर से पीले पड़ गए थे। नैना ने उसे कसकर गले लगा लिया, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। लेकिन ललित हमेशा की तरह लापरवाह मूर्ख बनकर अभी भी उन वानरों और बंदरों को अलविदा कह रहा था जो भंवर से प्रभावित नहीं थे। आह, आह, आह! नैना, चौपर और उसोप आखिरकार चिल्लाए, हमें भंवर के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? हमें छोड़ दो, यह बहुत डरावना है। रीजू ने भी घबराकर ईशान की तरफ देखा और कहा, क्या करें? हमें भी इस जहाज में घसीटा जा सकता है। ईशान ने लोगों की संख्या देखकर बस सिर हिला दिया। सिर्फ उसके और रीजू के पास ही उड़ने की क्षमता थी और वे इतने सारे लोगों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। इसलिए उसने कहा, इसे भाग्य पर छोड़ दो। अगर कुछ हुआ और जहाज डूब गया तो हमें बस ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना होगा। हालांकि वह जानता था कि ललित और उसके समूह को वानरों और बंदरों की मदद मिली है और शायद वे नॉक अपस्ट्रीम का उपयोग करके आकाश द्वीप तक उड़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उनकी उपस्थिति तितली प्रभाव पैदा करेगी और उनकी विफलता का कारण बनेगी। ठीक उसी क्षण आकाश अंधकार में डूब गया और इस क्षेत्र का समुद्र पूरी तरह से काला हो गया और मेरी गो भंवर के केंद्र के और करीब खींचती जा रही थी। वाह हा 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 हा, हम गिरने वाले हैं। उसोप पागलों की तरह चीखा, यह सोचकर कि पूरा समुद्री डाकू समूह खत्म होने वाला है। हालांकि ठीक उसी क्षण पूरा समुद्र अचानक शांत हो गया, मानो वह विशाल भंवर एक भ्रम मात्र था जो अचानक गायब हो गया। ये क्या हुआ? लोग डर गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नहीं, यह गलत है। नाविक नैना जहाज के किनारे पहुंची और नीचे समुद्र की ओर देखने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने कहा, भंवर गायब नहीं हुआ, बस समुद्र की तलहटी में चला गया। जल्दी करो ललित। उसोप ने उसी क्षण ललित का कॉलर पकड़ लिया और तुरंत कहा, जहाज को अभी घुमाओ, हमें इस वर्जित जगह से भागना है। हालांकि ललित ने अपना सिर हिलाकर अनिच्छा दिखाई, जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसोप को घूर रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग भी ललित की मदद करना चाहता हो। तभी दूर से आया वानर अचानक जोर से चिल्लाया, सावधान, नॉकअप स्ट्रीम आ रही है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लोगों को अचानक महसूस हुआ कि उनके चारों ओर का पानी डूबता जा रहा है। हालांकि यह डूबना नहीं था, बल्कि वह समुद्र की सतह थी जहां मेरीगो स्थित थी, जो धीरे धीरे ऊपर उठ रही थी। इससे पानी के डूबने का भ्रम पैदा हो रहा था। कसकर पकड़ो। ईशान यह दृश्य देखकर चौंक गया। उसने सबको चिल्लाकर कहा, किसी भी स्थिर वस्तु को पकड़ो, प्रभाव बहुत भयानक होगा। उसकी चीख सुनकर नैना और अन्य लोग भी, जो डर गए थे, ईयान के निर्देशों का पालन करने लगे। जैसे ही उन्होंने किसी चीज को पकड़ा, नॉक अपस्ट्रीम आखिरकार पूरी तरह से फट पड़ी। एक ऐसी ताकत जो आकाश और धरती को तबाह कर सकती थी, अचानक समुद्र की तलहटी से हजारों टन समुद्री पानी ऊपर उठा। अचानक नॉक अपस्ट्रीम समुद्र की सतह से सीधे आसमान में उछल गई और जहाज पर मौजूद लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि उन पर बहुत तेज दबाव पड़ रहा है, जिससे वे डेक पर कसकर दब गए हैं और हिलने में असमर्थ हो गए हैं।
अचानक ऊंची लहरों ने मेरीगो को हवा में उठा लिया और ऊपर बादलों से टकराने लगी। यह नज़ारा विस्मयकारी था, जो पानी में गिरे तोप के गोले से निकली फुहार जैसा लग रहा था, बस कहीं ज्यादा बड़ा और आसमान को ढक रहा था। जब तेज दबाव कम हुआ तो यात्रियों को एहसास हुआ कि जहाज अब आसमान की ओर बढ़ रहा है, एक सर्पिल लहर पर सवार होकर जो ऊपर और ऊपर जा रही थी। हाँ हाँ हाँ, कितना मजा आ रहा है। ललित लापरवाही से हंसा। चलो मेरी, देखते हैं हम कितनी ऊंचाई तक जा सकते हैं। हालांकि उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी, क्योंकि नैना और अन्य लोगों ने देखा कि जहाज लहर की सतह से दूर जा रहा था और तैरने लगा था, जबकि उसी समय चालक दल के सदस्यों को किसी भी ठोस चीज पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा था। उसोप सबसे पहले अपनी पकड़ खो बैठा। जिस रेलिंग को उसने पकड़ा हुआ था वह अचानक टूट गई और तूफान उसे जहाज से उड़ा ले गया। उसोप, संजय और बाकी लोगों ने यह देखा तो वे चिल्लाए बिना नहीं रह सके और जोरों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बाल बाल बच गया। मूर्ख, ईशान चिल्लाया जब उसने उसोप को बादलों की ओर तेजी से भागते देखा। उसका फ्लेम विंग जोर से फड़फड़ाया और वह उसोप को पकड़ने के लिए उड़ गया। हालांकि उस क्षण भर में मेरीगो और ईशान के बीच की दूरी और अधिक बढ़ती गई। मैं वर्तमान में निम्नलिखित उपन्यासों का अनुवाद कर रहा हूँ। सुपर कार्ड सिस्टम, ब्रह्मांड का सबसे अच्छा उपन्यास। यदि आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं और अधिक अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो कृपया मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। जिस समय वह जहाज से गिरा उस समय उसोप को लगा कि वह मरने वाला है। उसोप हमेशा से ही ईशान से खौफ और डर में रहता था और स्ट्रॉ हैट पायरेट्स में अकेला ऐसा व्यक्ति होने के नाते जो उससे पहले कभी नहीं मिला था, उसके लिए उसके प्रति निकटता का एहसास करना मुश्किल था। इसके अलावा जब उसोप ने पहली बार ईशान को देखा तो वह पहले से ही एक शिचिबुकाई था, जिससे उसोप उसके पास जाने या उसके आसपास रहने से और भी डरता था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि अगले ही पल उसे बचाने वाला व्यक्ति ईशान होगा। अगर ईशान ने उसकी लंबी नाक न पकड़ी होती तो उसोप उसका और भी ज्यादा आभारी होता। ईशान भी उसोप को बचाने के लिए आगे बढ़ा तो उसे देखकर हैरान रह गया। उसने उसोप की नाक पकड़ रखी थी, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से खींचते हुए उसोप को मेरीगो की दिशा में फेंक दिया। उसोप चीखते हुए हवा में अपने हाथ पैर लहरा रहा था और जहाज की ओर उड़ रहा था। दूसरी ओर ललित ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अपना रबर वाला हाथ बढ़ाकर उसोप को पकड़ लिया। जैसे ही उसने उसोप को जहाज पर देखा, ईशान तुरंत मेरीगो की ओर दौड़ पड़ा। उसोप को बचाना बस एक पल की बात थी, लेकिन वह पहले ही ललित और बाकियों से सैकड़ों मीटर की दूरी बना चुका था, इसलिए ईशान अब और देर नहीं कर सकता था। हालांकि इस समय यान ने अपनी स्थिति से देखा कि मेरीगो वास्तव में पानी से ऊपर तैर रही थी। जहाज के दो पंखों और पालों की वजह से नॉक अपस्ट्रीम की बढ़ती हवा ने जहाज को हवा में ऊपर उठा दिया, लेकिन ईशान जानता था कि इसका अंत अच्छा नहीं होगा। एक बार जब जहाज धारा से बाहर निकल जाएगा तो उसके पास जुड़ने के लिए कुछ नहीं होगा और वह वापस नीचे गिर जाएगा। इसलिए ईशान ने फिलहाल जहाज पर वापस न जाने का फैसला किया। वह मेरीगोज़ के मस्तूल के ऊपर पहुंचा और जोर से चिल्लाते हुए मस्तूल के ऊपर से नीचे की ओर दबा, अपनी पूरी ताकत लगाकर मेरीगोज़ को वापस नॉक अपस्ट्रीम की सतह पर धकेल दिया। कमाल है। जहाज पर मौजूद नैना ने यह नजारा देखा और खुशी से चिल्ला उठी। उसकी खूबसूरत आंखें खुशी से चमक उठीं। ईशान वाकई भरोसेमंद है। जैसे ही जहाज फिर से पानी से टकराया, नैना का आत्मविश्वास लौट आया। इस प्रतिभाशाली नाविक के लिए जब तक हवा और पानी है,
इसका मतलब है कि जहाज चल रहा है। और जब नौकायन की बात आती थी तो नैना निडर थी। उसने तुरंत जोरो और संजय, दो मेहनती क्रू सदस्यों को पाल ठीक करने का निर्देश दिया। तेज हवा की मदद से वे ऊंची समुद्री धारा के साथ आगे बढ़े। ईशान ने मस्तूल के शीर्ष पर दबाव डालना जारी रखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जहाज डेक पर उतरने से पहले पुनः उड़ न जाए। जैसे ही वह डेक पर उतरा, उसोप तुरंत दौड़कर इयान की कमर से लिपट गया। उसके चेहरे पर आंसू और नाक बह रही थी। उसने कहा, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे लगा था कि अभी के लिए मेरा काम तमाम हो गया। ईशान ने उसकी लंबी नाक को देखा और मुस्कुराया, क्योंकि जब उसने उसे पहले बचाया था तो उसने उसे जोर से चुटकी काटी थी, जिससे उस पर उंगलियों के कुछ लाल निशान पड़ गए थे। ईशान ने उसे दिलासा दिया और फिर पानी के बहाव की ओर देखा। ऐसा लगता है जैसे यह विशाल गगनचुंबी समुद्र सीधे आकाश द्वीप के नीचे बादलों की परत से टकराया है। अगर कोई अप्रत्याशित घटना न घटे तो यह जहाज गगनचुंबी समुद्र के गायब होने से पहले ही सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है। अब जब जहाज काफी स्थिर हो गया है, ऋतु आखिरकार वहां चल सकती है। उसने ईशान से पूछा, क्या ऊपर कोई आकाश द्वीप है? हाँ हाँ, ईशान ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन ये मेरा नहीं है, वो नहीं जिसे हम ढूंढ रहे थे। मैं बता सकती हूँ। ऋतु मुस्कुराई और बोली, इस तरह से किसी द्वीप पर पहुंचना कहीं ज्यादा रोमांचक है। ईशान ने भी सहमति में सिर हिलाया। कहना पड़ेगा कि ललित भले ही मूर्ख है, पर उसके कारनामे अक्सर ज्यादा रोमांचक होते हैं। जोरो ने उनकी बातचीत सुनी और खुद को रोक न सका और पूछा, अरे ईशान, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम्हारे पास कोई आकाश द्वीप है? सबसे पहले इसका भाई ईशान या ईशान सेनपाई। ईशान ने आदतन जोरो के सिर पर एक धक्का मारा और फिर बोला, और हाँ, मैंने एक स्काई आइलैंड पर कब्जा कर लिया है, जो अब मेरे समुद्री डाकू दल का अड्डा है। नैना ने यह सुना और अचानक अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें पेट के चिन्हों की तरह चमक रही थीं। वह ईशान के पास झुकी और उत्सुकता से पूछा, क्या यह सचमुच तुम्हारा है, बड़े भाई ईशान? इससे पहले विवी ने उसे बताया था कि ईशान ने विश्व सरकार से 10 अरब बेलीज हासिल कर लिए हैं, और अब उसे पता चला है कि उसका ठिकाना एक स्काई आइलैंड भी है। नामी के मन में ईशान अब एक चमकता हुआ चेहरा था, न सिर्फ अमीर बल्कि जमीन जायदाद से भी। ईशान से बढ़कर कोई और नहीं था। नैना दौलत के चक्कर में पूरी तरह से पागल हो गई थी और ईशान और जोरो दोनों पसीने से तरबतर हो गए थे। खुशकिस्मती से इसी वक्त ललित उत्साहित होकर आया और ईशान से पूछा, तुम्हारा स्काई आइलैंड कैसा दिखता है? तथाकथित स्वप्न द्वीप की खोज में ही ललित ने आकाश द्वीप पर उतरने का इतना जोखिम भरा रास्ता अपनाया था। अब जब उसका सामना ईशान से हुआ, जो उस द्वीप के अस्तित्व के बारे में जानता था, तो वह अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया। यह अलग है। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, स्काई आइलैंड्स सब एक जैसे नहीं होते। जब तुम वहां जाओगे तो समझ जाओगे। इयान स्काई आइलैंड, बैलून टर्मिनल का अंतिम पड़ाव, एक वीरान स्काई आइलैंड था जहां कोई भी निवासी नहीं था। लेकिन जिस स्काई आइलैंड पर वे उतरने वाले थे, वह न केवल आकार में बड़ा था, बल्कि वहां बड़ी संख्या में द्वीपवासी भी रहते थे, जो इसे अतुलनीय बनाता था। मैं देख रहा हूं। जहाज चला रहा संजय अचानक चिल्लाया। इस बिंदु पर जहाज बादलों के किनारे पहुंच गया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि ऊर्ध्वाधर धाराएं बादलों को भेद नहीं पाईं, बल्कि उनके ठीक नीचे आकर मिल गईं। यह देखकर ईशान ने तुरंत सभी को सांस रोकने का संकेत दिया। निश्चित रूप से, जैसे ही जहाज को बादलों की तलहटी में धकेला गया, वह डूब गया।
और हर कोई जहाज से कसकर चिपके हुए विभिन्न चेहरे के भाव ही बना सकता था। हाँ, वो जब जहाज आखिरकार बादलों को चीरता हुआ बाहर आया और उसे फिर से दिन का उजाला दिखाई दिया, तो ललित ने गहरी सांस ली और फिर उत्साह से उछल पड़ा। गोइंग मेरी आकाश से नीचे उतरी और सुरक्षित रूप से सतह पर उतर गई। इस समय तक सभी की सहन शक्ति बहुत कम हो चुकी थी, इसलिए बाहर निकलने के बाद वे सभी भीगकर जोर जोर से हांफने लगे। ईशान में अभी भी काफी ऊर्जा बची हुई थी, इसलिए उसने अपने चेहरे पर लगा पानी पोंछा और जहाज के बाहर देखने लगा। उनके चारों ओर चकाचौंध कर देने वाली सफेदी का एक विशाल विस्तार फैला हुआ था, जिसमें उमड़ते घुमड़ते बादल एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, मानो किसी आकाश द्वीप का मनमोहक चित्र बना रहे हों। गोइंग मेरी बादलों की परतों के ऊपर आराम से तैर रही थी, आकाश की अलौकिक सुंदरता से आलिंगित। ईशान ने अपने ज्वलंत पंखों को फैलाया और गोइंग मेरी को विदाई देते हुए आधे ढके आसमान में उड़ान भरी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने आगे बादलों का एक झरना देखा, एक अप्रत्याशित चमत्कार। जैसे ही उसने जोरो और बाकियों को अपना रास्ता बदलने का इशारा करने की सोची, उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि उसोप अपने कपड़े उतार रहा है, मानो बादलों के साम्राज्य की गहराई में गोता लगाने पर आमादा हो, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या सचमुच कोई सागर छिपा है। मत जाओ, ईशान चिल्लाए बिना उसोप को उसकी बेपरवाह हरकतों से रोक नहीं सका। वह जानता था कि नीचे बादलों के समंदर का एक तल है, और अगर उसोप गिर गया तो वह उसे दूसरी बार बचाना नहीं चाहता था। सौभाग्य से उसोप ने सलाह मान ली और हिलने की हिम्मत नहीं की। तभी छोटे से चौपर ने दूरबीन पकड़ी और आश्चर्य से बोला, उस तरफ देखो, एक और जहाज हमारी तरफ आ रहा है। ईशान ने उसकी दिशा का अनुसरण किया और निश्चित रूप से दूरी पर कई किलोमीटर दूर उन्हें एक जहाज दिखाई दिया। यह स्पष्ट नहीं था कि वह कहां से आ रहा था। हालांकि जैसे ही ईशान और अन्य लोगों ने जहाज को देखा, उसमें अचानक विस्फोट हो गया। यह जहाज, चाहे वह समुद्री डाकुओं का जहाज था या कुछ और, अचानक हुए विस्फोट में पल भर में टुकड़ों में बदल गया। यह दृश्य देखकर ईशान को अचानक कुछ याद आया और मन ही मन चिल्लाया, यह तो बहुत बुरा हुआ। वह तुरंत पलटा और वापस उड़ गया। जब ईशान धड़ाम से डेक पर उतरा, जैसा कि अपेक्षित था, तो एक आकृति एक रहस्यमय मुखौटे से छिपी हुई बादलों के ऊपर निर्भीकता से खड़ी थी और तेजी से गोइंग मेरी की स्थिति की ओर बढ़ रही थी। इस आकृति के एक हाथ में ढाल थी और दूसरे हाथ में रॉकेट लॉन्चर जैसा कोई हथियार। जिस जहाज में अभी अभी विस्फोट हुआ था, उसे इसी व्यक्ति ने नष्ट कर दिया था। अपनी मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही यह नकाबपोश व्यक्ति करीब आया, उसने ये शब्द चिल्लाए और फिर हवा में उछलकर तेजी से मेरी गो पर उतर गया। धिक्कार है, लड़ाई चाहते हो है ना? संजय, जोरो और लफी के चेहरे इस तमाशे को देखकर काले पड़ गए और उन्होंने तुरंत नकाबपोश घुसपैठिए का सामना किया। लेकिन जैसे ही वे एक एक करके आगे बढ़े, नकाबपोश ने उन तीनों को तेजी से परास्त कर दिया। सिर्फ 3 वार में नकाबपोश ने एक ही लात से संजय को गिरा दिया, जोरो को उसकी तलवार पर सीधा वार करके उड़ा दिया और ललित को एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। बिजली की गति से नकाबपोश व्यक्ति ने पहले तीनों को अशक्त कर दिया, फिर जहाज के दूसरी ओर से छलांग लगाई और वापस बादलों की परत पर उतर गया। रुको, तुम तीनों क्या कर रहे हो? नैना ने आश्चर्य से कहा। वह यह समझ नहीं पा रही थी कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स के तीनों दिग्गजों को उनके प्रतिद्वंद्वी ने एक ही पल में हरा दिया। सिर्फ जोरो, संजय और ललित ही अपनी मुश्किल समझ रहे थे। इस आकाशीय द्वीप पर आने के बाद से ही उन्हें लग रहा था जैसे